मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हरे शैवाल के बारे में पढ़ा था, विशेष तौर पर एक हरा शैवाल जिसका नाम था यूलोथ्रिक्स। आज हम लोग हरे शैवाल के अंतर्गत ही दो और हरे शैवाल पढ़ेंगे जिसका वर्णन इस वीडियो में है। पहला है क्लेमाइडोमोनास। आइए इसके बारे में एक एक पॉइंट जानते हैं। पहला पॉइंट है क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय। कशाभियुक्त शैवाल है या हरा शैवाल है। अगला पॉइंट है क्लेमाइडोमोनास दोनों प्रकार के जल, दोनों प्रकार के जल का मतलब क्या है? मीठा जल एवं समुद्री में पाया जाता है। ये क्लेमाइडोमोनास की बात क्या की कि क्लेमाइडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है और कशाभयुक्त। इसमें फ्लैजेला भी पाए जाते हैं, कशाभ भी पाया जाता है और हरा शैवाल है। पहली लाइन में ये तीन विशेषता है कि ये एक कोशिकीय है, कशाभयुक्त है और हरा है। दूसरी लाइन क्या कर रही है कि क्लेमाइडोमोनास मीठे जल, मीठा जल कहाँ है? तालाब में है, नदी में है, झील में है, पोखर में है, और समुद्री जल जिसको खारा जल कहते हैं, दोनों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है क्लेमाइडोमोनास अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से प्रजनन करता है या जनन करता है। इसमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। और जो अलैंगिक जनन है इसको अगले पॉइंट में देखेंगे। अलैंगिक जनन चल बीजाणु, जूस्पोर जिसको आपने पढ़ा था, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, एकाइनीट और पाल्मेला अवस्था। द्वारा होता है। अगला एक पॉइंट और देखेंगे कि ये जो अलैंगिक जनन है
इसमें कुछ क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियों में चल बीजाणु द्वारा, कुछ में अचल बीजाणु द्वारा या सुप्त बीजाणु द्वारा, एकाइनीड द्वारा या पाल्मेला अवस्था, ये पांचों प्रकार के जो बीजाणु होते हैं ये क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी, या विषम युग्मकी हो सकता है। क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस हो सकता है, एनिसोगैमस हो सकता है और ऊगैमस हो सकता है। इसके जो युग्मक है वो समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं या बड़े छोटे भी हो सकते हैं। तो जो लैंगिक जनन है ये तीनों विधियां जो लैंगिक जनन की शैवालों में पाई जाती हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषम युग्मकी, ये तीनों प्रकार का लैंगिक जनन क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग जातियों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है क्लेमाइडोमोनास डीवरयाना में समयुग्मकी, आइसोगैमी होता है। दूसरा है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में। ये डीवरयाना और ब्राउनी क्या है, क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग जातियां हैं। तो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में असमयुग्मकी, एनिसोगैमी कहते हैं, होता है। और एक और प्रजाति है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में विषम युग्मकी, जिसको ऊगैमस कहते हैं, ऊगैमी होता है। अभी इससे पहले वाले पॉइंट में हमने कहा था कि क्लेमाइडोमोनास में जो लैंगिक जनन होता है वो समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषम युग्मकी तीनों प्रकार का होता है। तो इसकी अलग अलग जातियों को भी हमने बता दिया कि डीवरयाना में समयुग्मकी, ब्राउनी में असमयुग्मकी और कॉक्सीफेरा में विषम युग्मकी, ये तीनों कंडीशन पाई जाती है। अगला पॉइंट है ये तीनों पाए तो जाते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर जनरल कैरेक्टर पूछा जाए तो क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक जनन सामान्यतः, इन जनरल की बात कर रहे हैं, समयुग्मकी प्रकार का होता है। पाया तो तीनों जाता है लेकिन सामान्यतः जो है समयुग्मकी होता है। अगला पॉइंट है शैवाल या यूलोथ्रिक्स
ये भी एक शैवाल है, या क्लेमाइडोमोनास। में बीजाणु उद्भिद जिसको स्पोरोफाइटिक कहते हैं, बीजाणु उद्भिद पीढ़ी केवल युग्मनज द्वारा, जिसको आप कहते हो जाइगोट, प्रदर्शित होती है। मतलब क्या है, जितने समय तक जाइगोट रहेगा उतने समय तक ही ये बीजाणु उद्भिद अवस्था हो जाएगी। इसके जस्ट बाद युग्मकोद्भिद अवस्था होगी, जिसको हम कहेंगे गैमेटोफाइट। अगला है स्पाइरोगाइरा। ये स्पाइरोगाइरा भी एक हरा शैवाल है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पहला पॉइंट है, स्पाइरोगाइरा का पादप काय, पादप शरीर एक प्रकाश संश्लेषी सूत्र। ये जो पादप काय है इसका, स्पाइरोगाइरा का, वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, एक प्रकाश संश्लेषी सूत्र है। इसका पूरा का पूरा जो पादप काय है, पूरा शरीर है, वो प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला पॉइंट है, स्पाइरोगाइरा ताजे जल में पाया जाने वाला हरा पीला शैवाल है। ताजे जल में पाया जाने वाला शैवाल अक्सर पूछा जाता है, और एक इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ध्यान रखिएगा कि क्लेमाइडोमोनास की किस प्रजाति में समयुग्मकी या असमयुग्मकी या विषमयुग्मकी पाया जाता है। तो ये ताजे जल का शैवाल है, ये भी खूब पूछा जाता है। कौन है? स्पाइरोगाइरा। अगला पॉइंट है, स्पाइरोगाइरा को पौंडस्कम या तालाब का रेशम या जल का रेशम भी कहते हैं। ये जो स्पाइरोगाइरा है, इसको पौंडस्कम भी कहते हैं। इसके बाद इसको पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, तालाब का रेशम, या वाटर सिल्क, जल का रेशम भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, स्पाइरोगाइरा के प्रत्येक
हरित लवक में अनिश्चित पायरिनाइड होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पायरिनाइड के बारे में पढ़ा कि पायरिनाइड वो प्रोटीन के कण हैं जो चारों तरफ से स्टार्च से घिरे होते हैं। तो ये जो स्पाइरोगायरा है, इसमें जितने भी हरित लवक पाए जाएंगे उस हरित लवक के अंदर अनिश्चित संख्या में पायरिनाइड होते हैं। अगला है स्पाइरोगायरा वर्दी, जिसको कहते हो वेजिटेटिव, अलैंगिक, जिसको कहते हो एसेक्सुअल, और लैंगिक। तीनों विधियों से जनन करता है। अभी हमने क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक और लैंगिक पढ़ा। ये स्पाइरोगायरा में क्या है, ये तीनों प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीनों प्रकार का जनन करता है। वर्धी जनन, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन जिसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और जो भी तीनों जनन जो है वर्धी, अलैंगिक और लैंगिक में अगर कहें कि सामान्यता कौन सा है, तो वो विखंडन विधि है, वर्धी ही है। सबसे ज्यादा स्पाइरोगायरा वर्धी जनन के द्वारा प्रजनन करता है। तो इसको लिखेंगे, स्पाइरोगायरा में जनन की सामान्य विधि विखंडन है। अब अगर इसमें तीनों जनन की बात करें तो विखंडन सबसे ज्यादा होगा, इससे कम संयुग्मन होगा और उससे कम अलैंगिक जनन होगा। ये पॉइंट ध्यान देने वाले हैं कि जो स्पाइरोगायरा है ये ज्यादातर विखंडन करता है, कुछ केस में संयुग्मन करता है और बहुत कम केस में अलैंगिक जनन करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अलैंगिक जनन अचल बीजाणु या एकाइनीट के द्वारा या अनिषेक बीजाणु के द्वारा करता है। ये जो अलैंगिक जनन स्पाइरोगायरा में अचल बीजाणु के द्वारा हो सकता है, एकाइनीट के द्वारा हो सकता है या अनिषेक बीजाणु के द्वारा हो सकता है। परंतु अगला पॉइंट है
स्पाइरोगाइरा में चल बीजाणु नहीं होते। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा बीजाणु स्पाइरोगाइरा में नहीं पाया जाता। वहां का उत्तर होगा चल बीजाणु। और पाया कौन जाता है, अचल पाया जाता है, काइनेट पाया जाता है या अनिषेक पाया जाता है। अगला पॉइंट है स्पाइरोगाइरा में लैंगिक जनन संयुग्मन जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक विखंडन द्वारा, लैंगिक इनके द्वारा, और लैंगिक जो है वो संयुग्मन के द्वारा होता है। जैसा कि अभी संयुग्मन की बात हमने की, संयुग्मन का मतलब जुड़ना। संयुग्मन दो युग्मकों का जुड़ना। अगला पॉइंट है स्पाइरोगाइरा के दोनों युग्मक, जो दो युग्मक आपस में मिलेंगे उन्हीं की बात कर रहे हैं कि स्पाइरोगाइरा के दोनों युग्मक आकृति और आकार में समान होते हैं, जिसको कहते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली ये सेम होते हैं। इनकी आकृति और आकार दोनों समान होते हैं, परंतु कार्यकी में, जिसको कहते हैं कि इनकी जो फिजियोलॉजिकली ये डिफरेंट होते हैं, परंतु कार्यकी में भिन्न होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने समयुग्मकी या विषम युग्मकी के बारे में जब पढ़ा था तो ये जाना था कि ये जो स्पाइरोगाइरा के दोनों युग्मक हैं ये आकृति और आकार में तो समान हैं लेकिन कार्य में भिन्न हैं। और ये जो भिन्नता है, जो कार्यकी में भिन्नता है, ये एक विकसित लक्षण है। अगला पॉइंट है स्पाइरोगाइरा का लैंगिक जनन विकसित लक्षण है। क्योंकि ये कार्यकी में भिन्न जनन अंग दर्शाता है। ये क्या कह रहे हैं कि जो स्पाइरोगाइरा का लैंगिक जनन है ये विकसित लक्षण है, क्योंकि इसमें कार्यकी रूप से दो भिन्न प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं और जो उच्च पौधों या उच्च जंतुओं में पाया जाता है। अगला पॉइंट है संयुग्मन दो प्रकार का होता है
और ये दो प्रकार कौन से हैं? पहला है सोपानवत, जिसको हम कहते हैं स्केलरी फॉर्म, और दूसरा है पार्श्व संयुग्मन, जिसको कहते हैं लेटरल कॉन्जुगेशन। ये जो संयुग्मन है, जो युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया है, ये दो प्रकार की होती है। या तो स्केलरी फॉर्म होता है सोपानवत, या पार्श्व संयुग्मन होता है। अगला पॉइंट है सोपानवत संयुग्मन विषम थैलेसी जातियों में होता है। इसको हेटेरोथैलिक बोलते हैं। ऐसी जातियां, ऐसी स्पीसीज जो हेटेरोथैलिक होती हैं, उनमें सोपानवत या स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन पाया जाता है। अगला पॉइंट है सोपानवत संयुग्मन में दो भिन्न सूत्रों की कोशिकाएं, अभी हमने बताया था कि एक इधर होगा एक इधर होगा, दो भिन्न सूत्रों की कोशिकाएं प्रतिभाग करती हैं। और एक पॉइंट है कि ये जो सोपानवत संयुग्मन है, ये सामान्य प्रकार का संयुग्मन है। सोपानवत संयुग्मन एक सामान्य प्रकार का संयुग्मन है। अगला पॉइंट है यदि संयुग्मन में तीन सूत्र भाग लें। अभी हमने कहा कि दो भिन्न सूत्रों की कोशिकाएं प्रतिभाग करती है। अगर दो भिन्न सूत्रों की जगह पर तीन सूत्र, तीन फिलामेंट भाग ले तो युग्माणु जो बनेगा, युग्माणु या तो पार्श्व सूत्र या केवल मध्य सूत्र में उत्पन्न होगा। अगर तीन सूत्र भाग लेंगे तो या तो मध्य वाले में केवल होगा, या मध्य को छोड़ करके दोनों पार्श्व में युग्माणु का निर्माण होगा। अगला पॉइंट है पार्श्व संयुग्मन समथैलेसी जातियों में होता है। उसको क्या बोला था? विषम थैलेसी। हेटेरोथैलिक
और इसको बोलेंगे होमोथैलिक। ये जो पार्श्व संयुग्मन है ये होमोथैलिक स्पीशीज में होता है। पार्श्व संयुग्मन में एक ही सूत्र या एक ही तंतु की समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच होता है। अभी हमने आपको बताया था कि दो तंतुओं के बीच, दो सूत्रों के बीच, यहां क्या कह रहे हैं कि जो पार्श्व संयुग्मन है, लेटरल कॉन्जुगेशन है, ये एक ही सूत्र होगा और उसी सूत्र की दो कोशिकाओं के बीच में ये संयुग्मन होगा। अगर एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, तो इन्हीं के बीच में जब ये कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व संयुग्मन। अगला पॉइंट है पार्श्व संयुग्मन दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है प्रत्यक्ष पार्श्व संयुग्मन स्पाइरोगाइरा जोगेंसिस में होता है। ये स्पाइरोगाइरा की जोगेंसिस जो जाति है उसमें प्रत्यक्ष पार्श्व संयुग्मन होता है और अप्रत्यक्ष पार्श्व संयुग्मन स्पाइरोगाइरा एफिनिस में होता है। ये जो प्रत्यक्ष है वो जोगेंसिस में है, जो अप्रत्यक्ष है वो एफिनिस में है। अगला पॉइंट है स्पाइरोगाइरा में संयुग्मन के परिणाम स्वरूप युग्माणु जाइगोस्पोर जिसको बोलते हैं, का निर्माण होता है। कोई भी संयुग्मन हो, चाहे पार्श्व संयुग्मन हो, चाहे सोपानवत हो, पार्श्व में भी प्रत्यक्ष पार्श्व हो या अप्रत्यक्ष पार्श्व हो, सबके संयुग्मन के परिणाम स्वरूप युग्माणु या जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। और ये जो जाइगोस्पोर है स्पाइरोगाइरा का, इसकी संरचना में 3 परत होती है, 3 लेयर होती हैं। स्पाइरोगाइरा के युग्माणु में युग्माणु की संरचना में 3 स्तर होते हैं। और ये जो युग्माणु है ये विश्राम काल होगा, उसके बाद इसका विभाजन होगा। अगला पॉइंट देखते हैं स्पाइरोगाइरा में विश्राम काल
जिसको रेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। विश्राम काल के बाद युग्माणु विभाजित होकर अगुणित हो जाते हैं। देखिए, जब संयुग्मन होगा, युग्मकों का संयुग्मन होगा तो युग्माणु बनेंगे। युग्माणु क्या होगा? 2n होगा। लेकिन जब 2n युग्माणु विश्राम काल समाप्त करेगा, उसके बाद युग्माणु में विभाजन होगा और हैप्लॉइड कंडीशन, अगुणित कंडीशन ये बनेगी। अगला पॉइंट है यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा या क्लेमाइडोमोनास में युग्माणु या युग्मनज के अंकुरण के समय अर्धसूत्रण होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? यूलोथ्रिक्स हो, चाहे स्पाइरोगाइरा हो, चाहे क्लेमाइडोमोनास हो, ये तीनों हरे शैवाल है। इनमें जो जाइगोस्पोर युग्माणु बनेगा अथवा युग्मनज जाइगोट बनेगा, तो जब जाइगोट या जाइगोस्पोर जो है वो अंकुरण करेगा, तो अंकुरण के समय ही अर्धसूत्रण होगा, मियोसिस होगा, तो हैप्लॉइड कंडीशन बनेगी। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि युग्माणु अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार केंद्रक बनाता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो चार केंद्रक बनेंगे, जिनमें 3 निष्क्रिय और 1 क्रियाशील होता है। जो 4 केंद्रक बनेंगे उनमें 3 केंद्रक तो निष्क्रिय होंगे और 1 क्रियाशील होगा। अगला पॉइंट है स्पाइरोगाइरा के जीवन चक्र में, जो लाइफ साइकिल है स्पाइरोगाइरा की, इसमें युग्माणु के अंकुरण के समय बहुत थोड़े समय के लिए चौकेंद्र की अवस्था पाई जाती है। क्या कह रहे हैं कि जब विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, 4 केंद्रक बनते हैं,
तो इसी पॉइंट को कह रहे हैं कि जो स्पाइरोगाइरा का जीवन चक्र है उसमें युग्माणु जिस समय अंकुरित करेगा उसमें बहुत थोड़े समय के लिए 4 केंद्रक वाली अवस्था पाई जाती है। अगला पॉइंट है भाई, देखिए 4 केंद्रक है, 3 निष्क्रिय, 1 ही क्रियाशील है, तो प्रत्येक युग्माणु जो है इस पर स्पाइरोगाइरा के प्रत्येक युग्माणु अंकुरण के बाद केवल एक पौधे को जन्म देता है। यदि एक युग्माणु हो, इसीलिए कहा प्रत्येक युग्माणु जब अंकुरण करेगा तो भले 4 केंद्रक बनेंगे लेकिन 3 निष्क्रिय हो जाएंगे, 1 क्रियाशील हो जाएगा, और जो 1 क्रियाशील होगा वही अंकुरण के बाद एक पौधे को जन्म देता है। कभी कभी पूछा जाता है कि यदि स्पाइरोगाइरा की 10 पड़ोसी सूत्र की कोशिकाएं लैंगिक जनन करें तो कितने नए स्पाइरोगाइरा का जन्म होगा, इसको देख लेते हैं। यदि स्पाइरोगाइरा की 10 पड़ोसी सूत्र की कोशिकाएं लैंगिक जनन में प्रतिभाग करें तो 10 नए स्पाइरोगाइरा के पौधे उत्पन्न होते हैं। यदि 10 पड़ोसी सूत्र करेंगे तो 10 होगा, 15 करेंगे तो 15 होगा, अगर 5 ही पड़ोसी सूत्र करेंगे तो 5 नए स्पाइरोगाइरा उत्पन्न होंगे। अगला पॉइंट है स्पाइरोगाइरा के युग्मक और बीजाणु कशावहीन होते हैं। जिसको हम कहते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड, ना युग्मक में फ्लैजिला है और ना ही बीजाणु में फ्लैजिला है। और ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये अचल कंडीशन कहलाएगी, क्योंकि फ्लैजिला नहीं है, नॉन मोटाइल कंडीशन ये कहलाती है। अगला एक पॉइंट और है, सामान्यतः शैवालों में बाह्य निषेचन जिसमें युग्मक शरीर के बाहर फेंक दिए जाएंगे, जल में ही उसका निषेचन होगा। बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स में। या कुछ में आंतरिक निषेचन, शरीर के अंदर ही युग्मक मिल रहे हैं। आंतरिक निषेचन स्पाइरोगाइरा है
हो सकते हैं। ज्यादातर शैवालों में वायु निषेचन होता है। एक उदाहरण आपको दिया गया यूलोथ्रिक्स, या कुछ में आंतरिक निषेचन होता है, युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं स्पाइरोगाइरा में। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।